ठीक है, 2 मिनट देना मेरे को, अपना एक्सेल वगैरह खोलो इतने, और फिर स्टार्ट करेंगे। जी हाँ जी, आइए। अपना एक्सेल वगैरह खोलना, 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं बस, ठीक है। अपना एक्सेल वगैरह खोलना, 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं बस। आइए। कौन सा टास्क? मेरे को खुद ही याद नहीं है। अच्छा, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन वाला। और किसी ने तो दिखाया था मेरे को, तो मैं बोला, मैंने कर लिया उसके बारे में बात। अच्छा हाँ, उसने दिखाया था। ठीक है, सबसे पहले आपके वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक शीट पे है, होना चाहिए वो। हाँ, ये लो, ये रहा आपके वाले सॉल्यूशन, आपके वाले का। ईडेट यूज कर सकते हो। ईडेट बेसिकली डेट को शिफ्ट करने के काम आता है। आप आगे पीछे कर सकते हो डेट को। ये बाकी सारा पार्ट जो है वो तो नॉर्मल है। एक डेट डिफाइन कर देते हैं। से हमें, अच्छा डेट की तो हमें नीड ही नहीं है, हमें सिर्फ मंथ नंबर चाहिएगा ना, उसी से कैलकुलेट करना है सिर्फ। मंथ एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है। आप अच्छी ना हमारे पास डेट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, वी हैव फॉर्मूला ई डेट, उसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ई डेट का सिंपल सा मतलब है शिफ्ट करते हैं हम, या तो डेट से आगे या पीछे। ठीक है, या तो हम डेट पे कुछ ऐड कर सकते हैं, डेज मंथ्स ईयर्स, डेट में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ई डेट लगा देते हैं उसमें। ठीक है, ई डेट लगाया। अब इसके अंदर स्टार्ट डेट विल बी जस्ट ऊपर वाली। ठीक है, एंड इसके बाद वी विल डू -3 मंथ। आई थिंक मैंने सही से किया हो, सही किया हो। यहाँ पे बस डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। 3 मंथ पीछे जा रहा है। फिजिकल ईयर वाला करना है। मैं क्या बता रहा हूँ, 3 मंथ पीछे चला गया, तुम्हारा पहला ईयर किसमें पड़ेगा? 4 में। 4 पे पड़ेगा। 4 5 6 पे तुम्हारा पहला क्वार्टर पड़ गया। ठीक है, जब हम पीछे चले गए तो जो 6 था, जो 6 था
वो क्या बन गया 3। इसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट कर लोगे, बाय 3 कर दो। सिंपली क्या बोल रहा हूँ देखो, इसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। मंथ एक्सट्रैक्ट किया इसमें से, मंथ आ गया। 3 किस में लाई करता है, नहीं मतलब ओरिजिनल तो 6 है ना, 3 में तो हमने इसे कवर कन्वर्ट किया, करके दिखा देता हूँ पूरा। अरे एक मिनट दो, करके दिखा देता है पूरा। ये ठीक है, डेट कन्वर्टेड टू क्वार्टर, इस वाले पार्ट को भी मैं उठा के इसी में डाल सकता हूँ। की भी नीड नहीं है। हाँ। चूज फंक्शन कैसे यूज करेंगे इसमें, देख लेते हैं। चूज फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वैसे किया होगा क्या, जो 1 2 3 4 है उसकी जगह पे 4 1 2 3 डिफाइन कर दिया, उसमें से सिलेक्ट किया, है ना। बहुत बेकार मेथड है वो, नॉर्मल चूज। किस पे, ये ज्यादा इजियर है चूज वाला ना, मतलब देखो चूज प्रेफर नहीं किया जाता, इफ्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट उसको अप्लाई करने का मैंने उस पर कभी वर्क नहीं किया, तो मेरे को भी दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें इंडेक्स नंबर चाहिए चूज के लिए सबसे पहले, ठीक है। ऐसे देखो फिजिकल निकालने के लिए सिंपल तुम ईडेट यूज कर सकते हो, प्रीटी इजी, ठीक है। सबसे इजी मेथड है, मेरा सबसे इजी मेथड है ये। फॉर्मुलास कौन कौन से करने हैं आज, लास्ट टाइम हमने कौन कौन से फॉर्मुला कर लिए थे, हमने मिड तक किया था, फाइंड सर्च वगैरह भी तो किया था शायद से हमने, फाइंड सर्च नहीं किया, फाइंड सर्च ही कर लेते सबसे पहले। मिड तक किया था, लेफ्ट राइट मिड, अच्छा ठीक है। फाइंड सर्च कॉन्कैट टेक्स्ट जॉइन सब्स्टिट्यूट रिप्लेस एंड टेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मुला था कुछ, ठीक है, मिड तक हमने कल किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, सबसे पहले फाइंड एंड सर्च आता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर कुछ भी जब मेरे को ढूंढना होता है, शायद से मैंने मीटिंग में स्क्रीन नहीं शेयर कर रखी, या या सो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर मेरे को कुछ ढूंढना है, किसी चीज की पोजीशन ढूंढनी है, सो आई यूज फाइंड, ठीक है। सर्च का भी सेम काम है, जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में एक बार करते हैं फिर बताता हूँ, ठीक है। कैसे, ठीक है। लेट्स से हाउ आर यू में एच ढूंढ लेते हैं कहाँ पे, या फिर हाउ में एच ढूंढ लेते हैं कहाँ पे, इक्वल टू फाइंड लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है। फाइंड के अंदर मेरे को क्या ढूंढना है, लेट्स से मेरे को ढूंढना है एच, ठीक है। किस में ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, 1 पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे एच है, करेक्ट। इक्वल टू सर्च लगा दूंगा, स्पेलिंग लिखी ना, इक्वल टू सर्च लगा दूंगा। अब इसके अंदर मेरे को एच ही ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, इसमें बनाया। डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि सर्च वाले के अंदर, और मैं इसको कैपिटल की जगह स्मॉल कर दूंगा, ये मेरे को फिर भी रिजल्ट देगा। फाइंड वाले में अगर मैं कैपिटल की जगह
सॉल्व कर दूंगा तो ये मेरे को रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो फाइंड का फॉर्मूला दैट इज केस सेंसिटिव, उसको अगर कैपिटल एच ढूंढना है आपको तो कैपिटल एच ही देना पड़ेगा, स्मॉल एच ढूंढना है तो स्मॉल एच ही देना पड़ेगा। सर्च का जो फॉर्मूला है दैट इज नॉट केस सेंसिटिव, उसको आप एच दोगे, वो कैपिटल स्मॉल दोनों देखता है। ठीक है, आप बोलोगे कि भाई दोनों देखने वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, ऐसे तो कैपिटल स्मॉल वाला चाहिए, क्यों? ठीक है, कई सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे मेरे को कैपिटल एच और स्मॉल एच एक ही सेंटेंस में दोनों हो सकते हैं, तो ढूंढना ही सिर्फ कैपिटल है। लेट्स से मेरा कोई सेंटेंस है वो स्टार्ट कैपिटल एच से हो रहा है, तो उसके बेसिस पे मेरे को सिर्फ कैपिटल एच ही ढूंढना है, उससे पहले स्मॉल एच कितनी बार हो सकता है। करने का पॉइंट, करने का पॉइंट। तो यूज केस काफी सारे बन सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज के इनके ना वैसे भी देखो अपने आप में कुछ यूज केस नहीं, आप फाइंड करके ये वन निकाल के कुछ नहीं करते हो, राइट। इसका इन फॉर्मूलाज का अपने आप में कुछ यूज केस नहीं होता है। इनका यूज केस क्या बनता है, जो हम मल्टीपल फॉर्मूलाज को कंबाइन करते हैं, जब हम मल्टीपल फॉर्मूलाज को कंबाइन करते हैं तभी इनका कुछ मीनिंगफुल यूज केस बन पाता है। ठीक है, हाँ इंडिविजुअली इतने ज्यादा यूज नहीं होंगे, इंडिविजुअली इनका यूज केस मतलब बस दिखाने में ही रह जाता है। एग्जैक्टली कहीं पे भी इसका आप सोचो कि भाई आपको वन क्यों चाहिए, किस जगह पे चाहिए होगा वन, नीड ही नहीं है। बट अगर मैं फाइंड के साथ लेट्स से लेफ्ट का फॉर्मूला कंबाइन कर दूं, मिड का फॉर्मूला कंबाइन कर दूं, तो मैं एक पर्टिकुलर वर्ड से सम वर्ड्स को पिक कर सकता हूं एक पर्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट के अंदर। गेटिंग अ पॉइंट, कि भाई जो लेट्स से मेरा लेफ्ट का फॉर्मूला है, जो मेरा लेफ्ट का फॉर्मूला है वो क्या करता है, लेफ्ट से कैरेक्टर उठाता है, मेरे को नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, मैं फाइंड करके किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन दे सकता हूँ, तो उतने कैरेक्टर उठाएगा, तो लेफ्ट से उसने एक पर्टिकुलर उतना पार्ट उठाया। अब इस पर्टिकुलर पार्ट की मेरे को कहीं पे भी नीड हो सकती है, लेट्स से मेरे को कोई नई आईडी वगैरह बनानी है, कुछ भी करना है, फाइंड वगैरह के लिए कुछ भी करना है बेसिकली, राइट, तो इसकी मेरे को नीड हो सकती है। गेटिंग अ पॉइंट, गेटिंग अ पॉइंट। तो इंडिविजुअली कहीं पे भी यूज नहीं होते, बट जब ये कंबाइन होते हैं तो काफी अच्छा खासा इनका यूज केस निकल के आता है। ठीक है, अब इसके बाद वी हैव टू मोर फॉर्मूलाज कॉल्ड रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, रिप्लेस क्या करता है, एक पर्टिकुलर रिप्लेस वर्ड वाला था ना, हाँ, रिप्लेस क्या करता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स को, ठीक है, रिप्लेस एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स को किसी और पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर से रिप्लेस करता है। ठीक है, सिंपली जैसे मान लो हाउ आर यू है, इसमें मेरे को आर को किसी और से रिप्लेस करना है, या यू को किसी और चीज से रिप्लेस करना है, राइट, तो आई कैन यूज रिप्लेस। सब्स्टिट्यूट भी सेम ही काम करता है, बट रिप्लेस का क्या फायदा है, रिप्लेस इंडेक्सेस की बेसिस पे वर्क करता है। मतलब जैसे आप रिप्लेस में देखोगे यहाँ पे स्टार्ट नम एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछ रहा है, राइट, so let's do one thing, ओल्ड टेक्स्ट हम हाउ यू को लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट विल वी विल स्टार्ट फ्रॉम 5, A5 पे, so we'll start from 5 and number of factor will be 3। ठीक है, आर को रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस करें, कैपिटल ए से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, सिंपल। इसमें मैं स्टार्ट नंबर देता हूं, जैसे मिड में होते हैं स्टार्ट नंबर एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सेम तरीके से मैं रिप्लेस के अंदर यूज करता हूं, एंटर करूंगा, हाउ ए यू आ जाएगा आर की जगह पे। ठीक है, जैसे मिड का फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम स्टार्टिंग इंडेक्स एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं, सेम तरीके से वर्क करता है रिप्लेस का फॉर्मूला भी। इसमें मैं स्टार्टिंग इंडेक्स देता हूं कि भाई 5 से स्टार्ट करके तीन कैरेक्टर को, ए आर ई, इन तीन कैरेक्टर को ए से रिप्लेस कर दो। ठीक है, समझ आ रहा है, डाउट आ गया ना। इस तरीके से मेरे पास एक जो बेटर एक रहता है, बेटर भी नहीं, इसी तरीके से एक और फॉर्मूला मेरे पास रहता है सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, इसके अंदर मेरे को नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वगैरह इंडेक्सिंग वगैरह देनी पड़ी, उसके अंदर सीधा आर दे दूंगा, वो ऑटोमेटिकली आर को देखेगा, आर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ए आर ई वाला आर पूरा दे रहा हूँ ना। और वैसे अगर मान लो सिर्फ आर को भी रिप्लेस कर रहा होता तो फर्स्ट पे आता है वो सिर्फ, हाँ फर्स्ट को एक्सेस करते हैं, सबसे फर्स्ट को एक्सेस करते हैं ना, फर्स्ट को एक्सेस करता है ना सिर्फ, करके देख लेंगे। ठीक है, आई वांट टू
रिप्लेस इसके अंदर आर को लेट्स से अगेन ए से रिप्लेस करना है मेरे को, ठीक है। सेम काम किया इसने भी, बट मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं देने पड़े यहाँ पे, राइट। और इसमें कोई रिपीटिंग है, ओ रिपीटिंग है, ओ को करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा फर्स्ट को करता है मेरे को तो, नहीं दोनों को करता है, पूरे को करता है, ठीक है। जितने भी उसकी अक्रेंस है सबको कर देगा, हाँ सबसे रिप्लेस भी वही सेम करेगा फिर। अच्छा उसमें तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को करेगा क्योंकि एक्टर्स है ना, हाँ ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉन्कैट और टेक्स्ट जॉइन, ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉन्कैट और टेक्स्ट जॉइन, ठीक है। कॉन्कैट का मतलब दो चीजों को कंबाइन करना, टेक्स्ट जॉइन का मतलब भी सेम होता है, बट डिफरेंस क्या है फिर। देखो अगर मेरे को लेट्स से यहाँ पे हेलो और हाउ आर यू लिखा है, इनको कंबाइन करना है, हेलो और हाउ आर यू लिखा है तो इनको कंबाइन करके हेलो हाउ आर यू दोबारा बनाना है, सो आई विल गो विद कॉन्कैट, ठीक है। क्यों अभी बताते हैं, तो पहले कॉन्कैट देखते हैं। कॉन्कैट डाला मैंने, इसके अंदर मेरे को सिंपली पहला सेल सेलेक्ट करना है, दूसरा सेल सेलेक्ट करना है, तीसरा सेल सेलेक्ट करना है, बीच बीच में अपना मैं कुछ भी वर्ड वगैरह जो बीच में डालना है वो भी दे सकता हूँ। मतलब सबसे पहले मेरे को हेलो चाहिए, इसका चाहिए मेरे को एक स्पेस, हेलो का स्पेस चाहिए हाउ आर यू से पहले, या फिर लेट्स से मेरे को हेलो के बाद कॉमा और फिर स्पेस चाहिए, करेंगे पॉइंट मार्कर पता है यहाँ पे, मार्कर गायब, तो छोड़ो कोई इशू नहीं। जैसे मेरे को हेलो के बाद जैसे यहाँ पे ओरिजिनली था तो कॉमा और स्पेस था ना, यहाँ पे ओरिजिनली कॉमा और स्पेस था, वैसे ही चाहिए मेरे को यहाँ पे भी, बट यहाँ पे हो गया काम, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सेम चीज चाहिए, तो हेलो तो मैंने डाल दिया, अब इसके बाद कॉमा एंड स्पेस में मैन्युअली भी डाल सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, कॉमा इन कोट्स, एक कॉमा लगाया स्पेस लगाया, समझ आया कि सबसे पहले ये सेल आ जाएगा जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, उसके बाद कॉमा और स्पेस आ जाएगा, कोट्स के अंदर डाला ना, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट लेट्स से मेरे को हाउ आर यू चाहिए, हाउ आर यू डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वो मत इस वाले को देखने के लिए सिर्फ इतना पार्ट देखना कि कॉमा कॉमा कोट वगैरह लग गया तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। बट बीच वाले में जो है ये दो जो आउटर कॉमास हैं वो फॉर्मूला से बिलोंग करते हैं, ये जो कॉमा है वो मेरे को एक्चुअली चाहिए था इसलिए मैंने डाला है, ठीक है। एंटर किया, उसके बाद टेक्स्ट जॉइन, टेक्स्ट जॉइन हम ज्यादातर यूज करते हैं व्हेन वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जिसको मेरे को ज्वाइन करना है, मेरे पास मतलब बहुत सारे कॉलम्स हैं, पूरी पूरी रोज हैं जिनको मेरे को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए ज्यादातर यूज किया जाता है उसे, ठीक है। और टेक्स्ट जॉइन देख लेते हैं एक बार। अब लेट्स से मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, तो मेरे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स होते हैं तब मैं टेक्स्ट जॉइन यूज करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 to 0 से मतलब 1 to 10 लगा लो एक तरीके से, लास्ट में 0 लिख दिया है इसे 10 कर लो, ठीक है। 1 to 10 मेरे पास काउंटिंग है, मेरे को सबको ज्वाइन करना है, सिंगल सेल पे लेके आना है, ठीक है, ठीक है। मैं सिंपल इस पे टेक्स्ट जॉइन लगा सकता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट जॉइन को यूज करने के लिए मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए डेलीमीटर, ठीक है। डेलीमीटर क्या होता है, बेसिकली सेपरेटर को कहते हैं डेलीमीटर, दो वैल्यूज को जो सेपरेट करता है उसे कहा जाता है एक डेलीमीटर, ठीक है। तो स्पेसिस भी डेलीमीटर होते हैं, टैब्स भी होते हैं, कॉमास भी होते हैं, तो काफी सारे डेलीमीटर्स होते हैं, फुल स्टॉप भी, सेमी कॉलन भी होते हैं, फुल स्टॉप भी डेलीमीटर की तरह यूज किए जा सकते हैं, कॉलन भी होता है, ठीक है। अब बेसिकली कैरेक्टर है, अब मैं ए को भी डेलीमीटर की तरह यूज कर सकता हूँ और मैं हर एक अपने कैरेक्टर्स के बीच में ए लिखना शुरू कर दूं, वो एक डेलीमीटर बन गया, बट ए को मैं यूजुअली यूज करूंगा नहीं क्योंकि मेरे को डेटा सेपरेटेड दिखेगा नहीं, राइट। तो ये होता है डेलीमीटर, डेटा को सेपरेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। अभी के लिए आई विल लीव इट एम्प्टी, मैंने इसके लिए एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है, मतलब कुछ भी डेलीमीटर नहीं है। उसके बाद
मेरे पास जो सेकंड वैल्यू मेरे को देनी होती है, इग्नोर इफ एम्प्टी। ठीक है, एक काम करते हैं इसमें ना, अभी इस पे आते हैं। अभी के लिए मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, बताता हूँ क्यों ट्रू से क्या होगा। ठीक है, और टेक्स्ट दे देते हैं इसे। ठीक है, अभी इग्नोर इफ एम्प्टी वाले को छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद जब टेक्स्ट आता है, किसी लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, कर दो वहां से बटन है पूरा। अभी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन के अंदर मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट जॉइन के अंदर मैंने रेंज दे दी। ठीक है, ट्रू वाला कंसेप्ट अभी बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, बट मैंने एंटर किया तो सारे नंबर्स मेरे साथ कंबाइन होके आ गए। ठीक है, सिंपल सिंपल, समझ आया। अब इसके अंदर ना लेट्स डू वन थिंग, कि जो 5 है इसको मैं हटा दिया। 5 यहां से भी हट गया, 5 यहां से भी हट गया। सॉरी, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो बता ही रहा हूँ कि हट गया। ठीक है, अब लेट्स से व्हाट आई वांट टू डू इज कि मेरे को ना हर एक कैरेक्टर के बाद एक कॉमा चाहिए। मेरे को हर एक कैरेक्टर के बाद एक कॉमा चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं डेलीमीटर मैंने एम्प्टी छोड़ा था, इधर एक कॉमा लगा देंगे बस। नहीं लगाते तो साथ साथ में तो आए थे। क्या नहीं लगाते, सर कोड्स नहीं लगाते तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसे टू फ्यू आर्गुमेंट क्या देता। अगर ये कोड नहीं लगाओगे, आपने कॉमा लगा दिया बिना कोड के, कॉमा भी नहीं लगाया, तो वो ट्रू को डेलीमीटर में डालने की ट्राई करता। गेटिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे डेलीमीटर हाइलाइटेड है, उसके लिए ट्रू लेगा, एंटर दबाएंगे। क्योंकि जब भी हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं ना, तो जो पैरामीटर जहां पे आना होता है वो वहीं पे आता है। अगर आपको कोई ऑप्शनल पैरामीटर है जो आप लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी होती है, उसमें ना ऐसे इसमें है कोई ऑप्शनल क्या हमारे पास, दिखाता हूँ। हाँ देखो, जैसे टेक्स्ट वन के बाद टेक्स्ट अपने में लिख के देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, यहाँ पे थोड़ा ब्लरी है। बट टेक्स्ट टू के ऊपर आपके वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं हेल्प में, है ना। यहाँ पे अगर दिख रहा हो आपको, टेक्स्ट वन के बाद टेक्स्ट टू पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो पैरामीटर है ना ये ऑप्शनल है, इसकी वैल्यू आप दोगे नहीं दोगे चलेगा। बट जो नॉर्मली लिखे होते हैं ना ये वाले, इनकी वैल्यू आपको देनी ही देनी पड़ती है। ठीक है, तो डेलीमीटर की वैल्यू मेरे को यहाँ पे देनी ही देनी पड़ेगी। तो डेलीमीटर मैंने सिंपली एक कॉमा दिया। ठीक है, एंटर किया, कॉमा आ गया। अब बात करते हैं जो हमने इग्नोर इफ एम्प्टी की बात करी थी, जिसमें हमने एक ट्रू नहीं करके छोड़ दिया, मैंने कहा बताऊंगा अभी, है ना। उसका क्या मतलब है, जब मैंने उसे ट्रू किया, अब देखो नाम क्या है उसका, इग्नोर इफ एम्प्टी। अगर खाली है तो इग्नोर कर दो, उसको मैंने ट्रू कर दिया, तो यहाँ पे एक खाली था उसने इग्नोर कर दिया, है ना। बट अगर उसको मैं फॉल्स कर दूं कि भाई उसको मेरे को विजुअली दिखाना है कि यहाँ पे कुछ एम्प्टी वैल्यू है, ब्लैंक नहीं आएगा, दो कॉम आ जाएंगे। देखो यहाँ पे दो कॉम आ गए कि भाई यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, क्लियर। ये होता है आपको टेक्स्ट जॉइन, सिंपल। देखो एक्चुअली ना बात क्या होती है कि हमने यहाँ पे रेंज दी हुई है, राइट। तो मैं ना मल्टीपल रेंजेस, मल्टीपल सेल्स कहीं और से सेलेक्ट कर करके पूरे एक वो बना सकता हूँ अपनी लिस्ट। ठीक है, सो लेट्स से मैंने ना इसके बाद कुछ और भी कंबाइन करना था, ऊपर से कुछ भी उठा लेते हैं। मान लो मेरे को ये हेलो हाउ आर यू कंबाइन करना है इसके साथ, ये सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद ये मेरा सेकंड टेक्स्ट हो गया, एंटर किया, इसके बाद वो भी कंबाइन हो गया। ठीक है ना, जैसे सम का अगर फॉर्मुला की मैं बात करूं, तो जरूरी नहीं है उसमें आप रेंज ही दो, उसमें आप एक एक करके भी तो सिलेक्ट कर सकते हो, कॉमा किया एक सेलेक्ट किया, कॉमा किया एक सेलेक्ट किया, वही सेम चीज है यहाँ पे भी। ठीक है, क्लियर, एक्चुअल भी क्लियर है। ठीक है, इसके बाद क्या करना था हमें, दो और बचे थे ना अभी हमारे, एक तो टेक्स्ट बचा है।
तो सिर्फ टेक्स्ट ही बचे, बाकी तो हो गए। कॉन्कैट कर लिया, टेक्स्ट चेंज कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, रिप्लेस कर लिया, फाइंड सर्च ही कर लिया। ठीक है, सिंपल एक टेक्स्ट का फॉर्मूला बचा है हमारे पास। ठीक है, अब जो टेक्स्ट का फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली यूज्ड टू फॉर्मेट एनीथिंग। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो लेट्स से दिस इज सम सेल्स की वैल्यू, किसी भी कहीं की भी सेल्स की वैल्यू है ये। ठीक है, ये कोई सी कहीं की तो सेल्स की वैल्यू है। ठीक है, इसको मेरे को एक प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है? करेंसी में हम 100 के बाद देन 10,000 के बाद कॉमर्स लगाते हैं, वो चाहिए। फिर बाद में मेरे को डॉलर का साइन चाहिए, 0.00 भी चाहिए। अकाउंटेंसी वाला जो होता है वैसा चाहिए। हाँ ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टेक्स्ट। लेकिन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टेक्स्ट, इसमें सबसे पहले मेरे को देना होता है किस चीज को मुझे फॉर्मेट करना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, अभी दिख नहीं रहा वो मेरे थोड़ा सा अजीब है, बट हाँ मैंने बोला सेलेक्ट कर लिया, इसको मेरे को फॉर्मेट करना है। ठीक है, फॉर्मेट कैसे करना है, एक काम करते हैं, इसको ना हमें देखना पड़ेगा उसे, और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अगेन टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया, इसको मेरे को फॉर्मेट करना है। ठीक है, अब किस फॉर्मेट में चाहिए, हम कोट्स के अंदर वो फॉर्मेट अपना डिफाइन करते हैं। मैं लगाऊंगा सबसे पहले कोट्स। सबसे पहले क्या चाहिए, डॉलर साइन, मैंने लगा दिया एक डॉलर साइन। उसके बाद फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट चाहिएगी, राइट। तो डिजिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मेटिंग के केस में हैशटैग से। तो मैंने लगाया एक हैशटैग, इसका मतलब जो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट थी वो यहाँ पे आ गई। कॉमा चाहिए, उसके बाद कॉमा चाहिए, उसके बाद को अपनी बाकी दो डिजिट चाहिए, तो दो हैशटैग लगा दिए, कॉमा, फिर तीन हैशटैग। क्या हुआ, क्या लगा सकते थे, कॉमा चाहिए ना मेरे को, जो मेरे को आउटपुट में कॉमा चाहिए। अब मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, नहीं आएंगे आउटपुट में। आप लगा सकते हो सिंगल भी, कोई इशू नहीं है सच। ठीक है, उसके बाद मेरे को डॉट 00 चाहिए, ये लिख दिया। कितना है, क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं। एक कोड बन गया, फॉर्मूला बन गया, एंटर किया, पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। कॉमा नहीं आते, क्या एंटर करना है, बिलियन एंटर करना है। कहां पर चाहिए बिलियन, ये, हाँ कहां पे बिलियन चाहिए बताओ। बिलियन के बाद डॉलर चाहिए, लिख दो इसके बाद। अच्छा, क्या तो गया था, यहाँ पे लाके सिंपली लिख दूंगा बस। अच्छा, फॉर्मेट में बिलियन ही आएगा ना, इसको फिर मेरे को कॉन्कैट करना पड़ेगा। तो कॉन्कैट लगा देंगे, और लास्ट में कॉमा करके बिलियन लिख दूंगा। मतलब स्पेस लगा लेना होता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ डॉलर अगर लास्ट में लेके जाना है, मतलब बिलियन से पहले, बिलियन के बाद, बिलियन के बाद डॉलर यहाँ से हटाओगे और यहाँ पे लगा दोगे। अब तो कॉन्कैट कर रहे हो ना आप, कॉन्कैट में तो आप कुछ भी लिख दो। कर लो, आप कर लो, अभी तो टेक्स्ट के बारे में और भी बात करेंगे, अभी टेक्स्ट में खत्म नहीं हुआ है। आप कर लो, आराम से कर लो, ये तो किसका टेक्स्ट वाले हो।
हम्म वो भी अगला अगला जो पार्ट बताना है वही बताऊंगा। हाँ वो उसको फॉर्मेट कर, टेक्स्ट का जो फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है फॉर्मेटिंग के लिए। आप किसी भी चीज को जैसे मर्जी फॉर्मेट करो। और यूजुअली नंबर्स के लिए ही किया जाता है इसे, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। हमने डेट टाइम का कुछ भी नहीं किया था ना। तो काफी सारे फॉर्मूला बचे हैं। नहीं इंडेक्ट तो मैंने बता दिया था आपको। इंडेक्ट याद है? सबसे पहला टास्क जो दिया था उसी के बेसिस पे दिया था, डिपेंडेंट वाला। हो गया? हो गया? फॉर्मूला है ना अब? मैं तो आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद मैं जो टेक्स्ट का फॉर्मूला है उसको ज्यादा डेट्स वगैरह को भी कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है? कैसे? मान लो मैंने आज की डेट निकाली और यहाँ पे कहीं भी निकाली थी ना, ये रही आज की डेट, ठीक है। अब इसमें से मेरे को मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है और डेट एक्सट्रैक्ट करनी है। तो उसके लिए तो सिंपल सिंपल फॉर्मुलाज होते हैं मेरे पास, मंथ ईयर एंड डेट के और डे के। ठीक है? लेट से मुझे इसमें से मंथ का नेम चाहिए। लेट से मुझे इसमें से मंथ का नेम चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज इक्वल टू टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा। इसको आई वांट इन फॉर्मेट ऑफ लेट से एम 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 एम। ठीक है? इससे पूरा मंथ का नेम आ गया। ठीक है? सिमिलरली इफ आई डू डी 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 देन वीक डे आ जाएगा। आ गया कौन सा है? ठीक है? सिमिलरली अगर मैं करूं वाई 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 तो ईयर आ जाएगा। ठीक है? ईयर मैं नॉर्मली ईयर से भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। राइट? क्लियर है? इतना बार समझ आया? देखो चार बार अभी हम चार बार लगा रहे हैं। मैं डी एम और बाय लगाता हूँ। चार बार डी लगाऊंगा मेरे पास मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये सब आता है। चार बार एम लगाऊंगा जनवरी फरवरी मार्च ये सब आता है। चार बार वाई लगाऊंगा बट अब द ईयर इज वो आ जाता है। आया समझ? सिंपल। आ रहे हैं, एक तीन दो एक सब पे आएंगे। ठीक है? ये था चार बार के लिए। अब आते हैं तीन बार पे। ठीक है? ईयर में तीन बार से फर्क नहीं पड़ता। ईयर को मैं अगर तीन बार लगाऊंगा मतलब तीन बार वाई लगाऊंगा तो फर्क नहीं पड़ता, उसे वो चारों ही देगा, मतलब सेम ही देगा। तीन लगाया वो सेम ही देगा। ठीक है? ईयर को उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं तीन बार एम लगाऊ तो मेरे पास मंथ नेम की शॉर्ट फॉर्म आएगी। मेरे पास आएगी मंथ नेम की शॉर्ट फॉर्म। ठीक है? जैसे जनवरी होता है उसका जैन, फरवरी का फेब, इस तरीके से। ठीक है? दो बार लगाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर आएगा 06 07 इस तरीके से। ठीक है? एक बार लगाऊंगा सिर्फ 6 7 इस तरीके से आएगा। और मान लो मंथ आपका नवंबर या दिसंबर चल रहा है तो उसमें आप एक बार लगाओ या दो बार लगाओ फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम ही आएगा। लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ आया? देखो यूजुअली एक बार लगाना और दो बार लगाने में डिफरेंस क्या होता है? एक बार लगाने से सिर्फ सिंगल नंबर आता है, दो बार लगाने से 07 06 इस तरीके से आता है, शॉर्ट फॉर्म आती है, और चार बार लगाने से पूरा नाम आता है। ठीक है? मंथ के केस में अगर मैं नवंबर और दिसंबर की बात करूं तो द नंबर इज 11 एंड 12। तो उसमें अगर आप सिंगल भी एम लगाओगे तब भी 11 ही देगा, डबल एम लगाओगे तब भी 11 ही देगा। क्यों? है ही दो डिजिट ना, उसमें तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकता। जो ये सिंगल डिजिट वाले हैं 2 3 4
इनमें वो सिंगल एम पे 234 ही रहता है, जब डबल एम करते हो तो 020304 इस तरीके से देता है। ठीक है, सेम फंडा रहता है आपका डी के साथ। 4 बार डी लगाने से पूरा नेम आता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। 3 बार लगाने से MONTUEWED। 2 बार लगाने से नंबर कि कौन सा नंबर ऑफ डेट कौन सी है, तो 4 5 6। स्मॉल में चल तो जाना चाहिए। अब देखो मैथ साथ में लिख दो, जैसे भी चाहिए 4 टाइम एम लिख दो, 2 बार डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मेरे को ईयर और मंथ साथ में चाहिए, तो आई कैन डू, इसकी आ गई वाई 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 हाइफन एम। ये सब भी किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। आ रही है बात समझ, क्लैरिटी मिल रही है। अच्छा हाँ, ईयर का 2 वाला नहीं बताया ना, ईयर 2 वाले पे सिर्फ 26 देता है। ईयर अगर 2 लगाऊंगा तो लास्ट का जो 26 27 है वो देता है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या चाहिए, डे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो दिस इज अ टेक्स्ट फॉर्मूला। अपडेट कर देंगे डेट के अंदर, बस स्टार्टिंग होती है नाउ और टुडे से, डेट एंड टाइम दोनों के लिए होता है नाउ। नाउ जब आप लगाते हो तो आपका डेट एंड टाइम दोनों हो जाते हैं, करंट डेट एंड टाइम। टुडे से सिर्फ करंट डेट आती है, तो जैसे मैंने यहाँ पे टुडे ही लगा रखा है, तो टुडे लगा रखा है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं देना होता, सिर्फ टुडे लिख के एंटर कर देना है, आज की डेट आ गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे नाउ लगाऊंगा, अगर डेट टाइम क्या हुआ, अच्छा उस वाले में तो फॉर्मेटिंग कर रही थी ना डेट की, मैंने यहाँ पे लगा लेते हैं, अभी डेट टाइम दोनों आ गए। ठीक है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ये ना डायनेमिकली अपडेटिंग है, ये अपडेट होंगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा। ठीक है, बट अपडेट ये तब तक नहीं होगा जब तक कोई चेंजेस नहीं होते शीट के अंदर। ठीक है, जैसे अभी देखो 16:06 हो रहे हैं, मतलब 4:06 है ना, और यहाँ पे भी 4:06 हो रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे अगर, तो टाइम आगे बढ़ेगा। लेट्स कुछ सेकंड रुकना है, रुकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब 16:07 हो गए, बट यहाँ पे 16:06 ही रहेंगे अभी। यहाँ पे अपडेट कब होगा, जब मैं किसी भी सेल में कुछ भी रैंडमली लिख के, मतलब इस शीट पे कुछ भी अपडेट करूंगा, शीट पे कुछ भी अपडेट हुआ, ठीक अपडेट हो गया। शीट अपडेट होनी चाहिए उसको लेटेस्ट टाइम फेच करने के लिए, ऐसा नहीं है कि बस हमने लगा के छोड़ दिया, आप देख रहे हो चेंज होता रहेगा। वो उसकी एक स्टेट यहाँ पे रुक गई अभी, अब जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं होगा शीट का, वो यहीं पे रुका रहेगा। डेट भी ऐसी होता है, ठीक, जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं होगी शीट, तो वो वहीं पे पॉज रहेगा। यूजुअली जब आप अगर एक्सेल को क्लोज करके ओपन करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ अपडेट करता ही है, तो फिर तो लेटेस्ट वाला ही आएगा। बट अगर आप शीट के अंदर हो एंड यू वांट टू सी दिस पर्टिकुलर अपडेट, तो आपको शीट को अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। हम मैक्रोज के ऊपर जब जाएंगे, वीवी के ऊपर जब जाएंगे, तब हम लाइव भी बना सकते हैं जो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। बट वही है कि फिर लाइव की हमें नीड नहीं है, क्योंकि वो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लेगा, एंड लाइव टाइम देख के किसी भी शीट के ऊपर क्या गोल क्या है उसका, राइट, पर्पस ही नहीं है कुछ, है ना। तो या दिस इज अबाउट टुडे एंड नाउ। ठीक है, अगर मेरे को एक कस्टम डेट डिफाइन करनी है, अगर मेरे को एक कस्टम डेट डिफाइन करनी है, तो आई यूज द फॉर्मूला फॉर डेट। ठीक है, तो थोड़ा सा
अगर यहाँ पे आते हैं, मैं कर सकता हूँ इक्वल टू डेट, इसके अंदर ईयर मंथ और डे दे दूंगा। सो ईयर इज लेट्स से 2024, मंथ मैंने ले लिया 6 अभी वाला ही, एंड डेट क्या है आज 4, 4 ही ले ली, ठीक है। 2 साल पहले की डेट ले ली, बस वो उसे डेट के फॉर्मेट में डाल के दे देगा। आई बात समझ? इसके साथ डेट नहीं आता, डेट वाला सिर्फ यही देता है, सही। इस पे फिर टेक्स्ट लगा के आप डेट निकाल सकते हो। तो डाउट है? अच्छा, कुछ नहीं है, बस मैंने डेट का फॉर्मूला लगाया, ईयर मंथ डेट। बोलो क्या हो गया? इलेवन 4 19 26, ठीक तो है, क्या दिक्कत है? अच्छा नहीं, 26 सिर्फ 4 19 26 जाता है, पूरा लिखना पड़ेगा उसमें। नहीं नहीं, हाँ ऐसा बस सिंपल है, क्लियर है, आपको समझ आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक मैं यहाँ पे टुडे और लगा देता हूँ एक बार और। ठीक है, अब लेट्स से मेरे को इन दोनों डेट्स के बीच में नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स देखने हैं, हाँ? आवर्स में डेट के नहीं रहते, टाइम पे चले जाते हैं हम। टाइम का कंसेप्ट अलग हो जाता है, क्योंकि दोनों डेट्स में टाइम मेंशन नहीं है ना, अगर टाइम मेंशन ही नहीं है, अगर टाइम मेंशन ही नहीं है तो फिर मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, राइट? पॉइंट। तो सबसे पहले अच्छा, एक पर्टिकुलर हम फॉर्मूला की बात करेंगे, ठीक है, जो कि एक्सेल के हेल्प बॉक्स में आता ही नहीं है। जैसे हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो नीचे हेल्प आ जाती है ना उसकी। अब जिस फॉर्मूला की बात करेंगे वो हेल्प में नहीं आता, बट स्टिल वर्क करता है। इट्स कॉल्ड डेट डिफ, डेट डिफरेंस, ठीक है, दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए यूज होता है। सिंपल, इक्वल टू डेट डिफ, ठीक है, हिडन फंक्शन कह सकते हो इसे, ठीक है, डेट डिफ। अरे इसके अंदर सबसे पहले मेरे को देनी है स्टार्टिंग डेट, ठीक है, स्टार्ट अर्लियर से करूंगा हमेशा, तो मैं ये वाली डेट दे दी। फिर एंडिंग डेट मैंने इसके, क्या हो गया, जो मेरा टुडे लगाया था वाली डेट दे दी, ठीक है। अब मेरे को कॉमा करके बताना है व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट, डेज, मंथ्स, ईयर्स, लेट्स से डेज कैलकुलेट करने हैं, तो हम डेज लिख देते हैं, डी लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है। डेज कैलकुलेट कर दिया उसने 730 दिनों को। रिपीट समझाए, इसको दोबारा समझाएं या रिपीट का फंक्शन समझाएं? रिपीट करना है ना, रिपीट समझाओ, रिपीट कर दो, ठीक है। सिंपल है, डेट डिफरेंस का मतलब क्या है कि भाई हम दो डेट्स के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, हम दो डेट्स के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। दो डेट्स के बीच का डिफरेंस मैं तीन तरीके से निकाल सकता हूँ, या तो उनके बीच में डेज निकाल लूंगा, या मंथ निकाल लूंगा, या ईयर निकाल लूंगा, क्योंकि आर मिनट वाला जो है वो तो टाइम पे चला गया, वो अलग हो गया। डेट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो डेज, मंथ, ईयर्स, तो हमें सिंपल डेटेड इफ लगाते हैं, ठीक है, डेटेड इफ बोल लो, डेटेड इफ बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली जो हम वैल्यू देते हैं वो देते हैं जो हमारी पुरानी डेट है, अर्लियर डेट है। हाँ ये रूल है, आप इसमें लेटेस्ट डेट नहीं दे सकते, पहले पहले पुरानी वाली डेट आएगी, रिवर्स नहीं कर सकते आप, नहीं उल्टा, हाँ अब वैसे नहीं कर सकते, वो बैक से अर्लियर में आना, हाँ। तो पास्ट के लिए देते हैं सबसे पहले अर्लियर डेट जो पुरानी डेट है, उसके बाद जो लेटेस्ट डेट है जिस तक का हमें निकालना है, और उसके बाद हम बताते हैं इन कोड्स
कि मेरे को डेज निकालने हैं, मंथ निकालने हैं, ईयर निकालने हैं। ये तो डी लिखा है तो डेज के लिए, एम कर देंगे मंथ के लिए, 24 महीने हो गए हैं, और वाई कर देंगे ईयर के लिए, 2 साल हो गए हैं। मंथ को स्किप कर देता है वो। हाँ, राउंड ऑफ कर दिया ना उसने। 1.5 साल हुआ, उसको भी 2 बोलेगा, बट 1.3 साल हुए थे तो 1 बोलेगा। राउंड ऑफ होता है जो। अभी कितना हुआ, यहाँ पे हमने 3 महीने कम किए थे, तो ये हो गया एक 1.878 समथिंग हो गया ये। पर 9 1.12 लिखते हो। हाँ, 1.78 समथिंग बनेगा ये। ठीक है, 1.78 समथिंग बनेगा ये। तो भाई इसको उसने राउंड ऑफ किया, 2 पे ले आया। अगर हम इसको लेट से 9 कर दें अगर, तो 1 पे ले आया, कम हो गया वो, है ना। यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 3 12, और 1.3 के आसपास बची, 1.3 भी नहीं है, 1 पॉइंट उतना बचेगा, 1.2 समथिंग बच गया। कितना डिफरेंस आ गया, 3 महीने फालतू हो गए ना, 3 महीने कम हो गए, सॉरी। 6 पे या 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 महीने कम रह गए। 9 से 12 3, और 25 लग गया 12, ये टोटल हो गए हमारे 15 महीने। 1 साल 3 महीने हुए ना ये, 3 महीने बच गए सिर्फ हमारे पास। तो 1.2 समथिंग आएगा, 1.28 26 के आसपास समथिंग आएगा। तो उसने राउंड ऑफ करके उसे बंद कर दिया। ऐसा समझ, मतलब अगर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 आ रहा है तो 1 कर देगा, 5 6 7 8 9 आ रहा है तो 2 कर देगा, नेक्स्ट वाला कर देगा। आया समझ। तीनों एक साथ, तीनों एक साथ वर्क नहीं करेंगे जितना मेरे को लगता है आपको। हाँ, क्योंकि कोई फॉर्मेटिंग नहीं है ना ये आप एक चीज कैलकुलेट कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट, कि आप ना कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, अब नंबर्स ऑफ डेज आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डेज आएंगे, उसको मैं नंबर ऑफ मंथ के साथ कैसे लिख सकता हूँ ना। कॉन्कैट में मल्टीपल लगाने पड़ेंगे। कौन, हाँ मतलब डिपेंड्स कि आपने किस तरीके से क्या करना है, फॉर्मूले तो सारे ही यूज होते हैं, आपको अचीव क्या करना है उसके हिसाब से होता है। वही आपको दिमाग लगाने की कहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला लगना है। ठीक है, इसके बाद एक मेरे पास फॉर्मूला होता है, पहले इसको फिक्स कर देते हैं। ऐसे वो लेता ही 3 चीजें ना, सिर्फ 4 चीजें कैसे दोगे उसे। ठीक है, नाउ मेरे पास एक फॉर्मूला और होता है कॉल्ड नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज कॉल्ड, इंग्लिश इंग्लिश, नेटवर्क डेज।
हाँ ठीक है, वी हैव अनदर फॉर्मूला नेटवर्क डेज। ठीक है, नेटवर्क डेज क्या करता है, मेरे को दो डेट्स के बीच का नंबर ऑफ डेज निकाल के देता है। ठीक है, बट डेट डेट डिफ से कैसे डिफरेंस है, सॉरी हॉलीडेज भी नहीं देता वो, मेरे को ना बाय डिफॉल्ट वीकेंड हटा के देता है, वर्किंग डेज देता है। ठीक है, वर्किंग डेज का उसका सिंपल सा क्राइटेरिया होता है कि भाई मंडे से फ्राइडे वर्किंग, बाकी सैटरडे संडे छुट्टी। ठीक है, तो हम नेटवर्क डेज लगा सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंडिंग फ्रॉम दिस। ठीक है, इसके साथ अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ हॉलीडेज है, किस किस दिन छुट्टी थी, तो वो भी दे सकता हूँ, बट वो ऑप्शनल है। ठीक है, उसको भी वो इंक्लूड करके कैलकुलेट कर देगा, बट वो ऑप्शनल है। ठीक है, क्या 638 टोटल डेज थे, 457 जिसमें से वर्किंग थे। उसको इसमें मैनेज करवाने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। वो तो फिर आप कैलकुलेट करके अलग से उसमें ऐड कर दो, इफ वगैरह लगा के। फॉर्मूला तो किसी भी चीज का बन सकता है, फॉर्मूला तो किसी भी चीज का बन सकता है, नेटवर्क डेज के अंदर नहीं होता वो। नेटवर्क डेज सिर्फ मंडे टू फ्राइडे या फिर एक लिस्ट ऑफ हॉलीडेज ले लेता है वो। ठीक है, दिस इज नेटवर्क डेज, करके देख लीजिए बिल्कुल। और कौन सा करना है आपको, हाँ तो आपको अगला फॉर्मूला कौन सा कराना है। हम्म, अच्छा हाँ वो तो सबसे पहले कराना थे, वो तो रह ही गए, तो सबसे पहले कराना थे। अच्छा हाँ, एक थोड़े सिंपल फॉर्मूलाज भी है, हमने सारे डेट की मेन मेन फॉर्मूला कर लिए, सिंपल वाले छोड़ ही दिए। बेसिकली इसमें से ईयर मंथ एंड डेट एक्सट्रैक्ट करने के लिए फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, सिंपल अगर मैं इक्वल टू ईयर लगाता हूँ, ये देता हूँ तो ईयर निकाल के देता है ये, इक्वल टू मंथ लगाता हूँ, इस पे कर लेते हैं तो ये मंथ निकाल के देता है, इक्वल टू डे लगाता हूँ, इस पे लगाता हूँ तो मेरे को डेट निकाल के देता है। डेज के नाम से लगा के देख लेते हैं, और नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स, ये भी वही नंबर ऑफ डेज दे रहा है स्टार्ट और एंड के बीच में, डेट डिप वाला काम कर रहा है। इसमें उल्टा देना है, वही तो। मंथ्स का भी कुछ एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं मंथ वाला नहीं, डेज के लिए है सिर्फ। कौन से वाला, डेज वाला, ये वही तो है, क्या बोल रहे हो, ये तो ना, इसी की बात कर रहे हो। डेज तो डिफरेंस निकाल रहा है, डे का तो मैंने बताया कि डेट देता है वो। हाँ, आपके लैपटॉप को क्या हो गया, दो फॉर्मूले रह गए हैं हमारे, डेट एंड टाइम वाले। नहीं बचेगा क्या,
क्या? ये भी कोई फॉर्मूला है? ये भी देख लेते हैं क्या है ये। डेज 360 भी देख लेते हैं क्या करता है। देन द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स बेस्ड ऑन 360 डे ईयर। इसमें 365 या 360 दिन लेगा एक साल में। तो कहता हूँ हजारों फॉर्मूले है, कुछ ना कुछ लेके आते रहोगे, कुछ ना कुछ निकलता रहेगा उसमें। वो यार एक्सप्लोर करते रहो ऐसे तो। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ फॉर्मूला के बारे होता है, यहाँ पे जाओगे, ऑर्डर हम तो छोड़ो। फाइनेंशियल के लिए ये सारे फॉर्मूला, फाइनेंशियल के लिए, लॉजिकल के लिए इतने सारे लॉजिकल के हैं, टेक्स्ट के लिए, हाँ इतने सारे टेक्स्ट के हैं, इतने सारे हमारे पास डेट एंड टाइम के हैं सारे। सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला के लिए एक अलग से कोर्स डिजाइन करेंगे, उसमें करेंगे सारे, ठीक है। और फिर उसके बाद मोर फंक्शंस है, ये तो जो बेसिक थे। उसके बाद सेट सेट स्टैट्स के, इंजीनियरिंग के लिए। मेरे को पता है कि किसको कैसे देखना है, अप्लाई करना। डेज का भी मेरे को पता थोड़ा था, तुम्हारा मुझसे पहली बार सुना था। पढ़ लिया, उसकी हेल्प आती है, एक्सेल हेल्प देता तो है, यूज करो उसे। जैसे वो कल कौन सा था, एम राउंड। हाँ, मेरे को नहीं पता था, वो यूज ही कहीं पे यूज ही नहीं होते वो। एम राउंड कहाँ पे यूज करेंगे, मेरे को टेबल में कहाँ देखना है राउंड ऑफ करके। हाँ ठीक है, हमारे पास दो फॉर्मुला बचते हैं, एक है ईओ मंथ, और कौन सा था, और है एक है ई डेट, ठीक है। ठीक है, एक है ईओ, ईओ मंथ। ईओ मंथ का मंथ मतलब होता है एंड ऑफ मंथ, कि भाई एक जो मंथ है वो एंड किस डेट पे होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली ईओ मंथ लगाता हूँ, ठीक है। यही दे देते हैं, मंथ्स लेट से। एक मिनट, एंड ऑफ ही तो बताना चाहिए इसे। क्या क्या हुआ? कुछ तो कह रहे थे वो ये। अच्छा, अरे ये आया सही है, इसका फॉर्मेटेड नहीं होगा ये। हाँ जनरल फॉर्मेटिंग है ना ये, ठीक है। बेसिकली इसने अगले मंथ का, मैंने वन लिखा ना यहाँ पे, अगले मंथ का एंड ऑफ मंथ बताया है। हाँ हाँ, वन लिखा ना यहाँ पे, जीरो कर दूंगा तो सेम मंथ का एंड ऑफ मंथ बता देगा। क्या? ये वाली कर रखी है ना मैंने। इसमें से आज ज्यादा आप लोग भूल जाओगे, जो मेन आपके यूटिलाइज होते रहते हैं वही याद रहते हैं बस। इसके अलावा जो यूटिलाइज नहीं होते वो भूल जाते हैं। तो इतने सारे फॉर्मुला हैं, पॉइंट ही नहीं है कुछ, याद रख के करेंगे क्या जब यूज ही निकलने। वन लिखा है तो जीरो पे अपने एक की बताएगा। टू लिखोगे, 2 महीने बाद के एंड ऑफ मंथ बताएगा। क्या? हाँ मतलब नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, याद रटना थोड़ा ना मारो फॉर्मुलाज का। मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी फॉर्मुलेज आपने यहाँ पे लिखे हैं, जितने भी करवा रहा हूँ, उसके अंदर बेसिकली क्या सीन है कि जो जो आप यूज करते रहोगे वो तो दिमाग में बैठ जाते हैं, बाकी बिल्कुल याद नहीं रहते। तो मतलब पता, अब जब सुनोगे ना नाम उसका तो आपको याद भी नहीं आएगा कि ऐसा कुछ पढ़ा था। ये वाली बात होती है।
ChatGPT से पूछ लो अपना सिंपल। ठीक है, ये मंथ हो गया। इसके बाद आता है ई डेट। नहीं, ई डेट का बेसिकली मतलब है कि मैं किसी भी डेट से कुछ मंथ पीछे या आगे जा रहा हूं, इक्वल टू ई डेट। ठीक है, आज की डेट ले लेते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो लेट से 3 मंथ इन फ्यूचर, कि भाई 3 मंथ बाद क्या होगा, क्या डेट होगी। अरे एक तो फॉर्मेटेड नहीं है ना ये। अच्छा हाँ, आप भी ये चीज सीख लो। नहीं, मैं अपनी शीट पे कुछ ना कुछ तो अलग से रखा होगा, तो उस वजह से फॉर्मेटेड नहीं है ये। क्यों ऐसे ही हो रहा है? कहीं कहीं पे हो जाता है, कई कई बार आपने सही भी हो रहा होगा। कहीं भी सही नहीं हो रहा, तो ऊपर से ही हो रहा था, यहीं पे दिक्कत आ रही है। चलो, ये प्रोसेस भी ना है क्या, सीख लो एक बार। ठीक है, बेसिकली मैं अपने सेल को बता सकता हूँ उसके अंदर किस तरीके का डेटा आने वाला है। ठीक है, ताकि वो उसको उस फॉर्मेट में अच्छे से शो कर पाए। उसके लिए यूजुअली आप इसके ऊपर आई थिंक F5 होती है शॉर्टकट की इसकी। एक बार दबा के देखो, मेरा तो फंक्शन की है ही नहीं। किसी भी सेल को सिलेक्ट करके F5 दो। टू आ रहा है। कोई बात नहीं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल कर लेना। ठीक है, ऐसी कुछ तो शॉर्टकट की होती है इसको खोलने की, बट ठीक है। राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल में चले जाओ। यहाँ से आप हर एक तरीके का डेटा है आपके पास, आपको जिस भी तरीके का डेटा डिफाइन करना है कि भाई इस सेल के अंदर यही डेटा आएगा, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो वी सिंपली डू कि हमें डेट है, हमें पता है कि डेट है, वो डेट पे गया। यहाँ से आप किसी भी तरीके का डेट सिलेक्ट कर लो, ओके कर दो, कन्वर्ट हो जाएगा। कंप्लीट कॉलम पे, कंप्लीट शीट पे, कंप्लीट वर्कबुक पे, जैसे मर्जी अप्लाई कर लो, सिंगल सेल से लेके पूरी पूरी वर्कबुक के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हमने 3 लिखा था, ये फ्यूचर में किया था। -3 लिखूंगा, पास में जाएगा। और जो ईओ मंथ है वो भी सेम करता है। इसमें 1 लिखा तो 1 महीना आगे किया था, -1 लिखूंगा 1 महीना पीछे जाएगा। ईयर के लिए, हाँ, 36। ये सिर्फ मंथ लेता है क्योंकि नहीं, ये वाला जो फॉर्मूला ई डेल का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ मंथ ही लेता है, ईयर्स वगैरह नहीं लेता। कोई बात नहीं, क्यूरोसिटी कहते हैं उसे। क्लियर है? क्लियर हुए फॉर्मूला? क्या? 36 कर लो, वही तो बताया मैंने। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 3 लिख के वो बाय डिफॉल्ट मंथ ही लेगा, तो आपको मंथ के फॉर्मेट में ईयर्स करना है उसे। ये बोल रहा हूँ मैं, ईयर आप देखिए नहीं मेंशन कर सकते। सॉरी, 24 मंथ लिख दिया, 24 मंथ लिख दिया, तो वही तो मैं बता रहा हूँ पिछले 5 मिनट से। उसने 3 का एग्जाम्पल लिया था, 36 बोला था मैंने। ठीक है, आप क्या करते हैं, सेल्फ क्या, सेल्फ फॉर्मेटिंग। सेल्फ फॉर्मेटिंग, अच्छा। कुछ नहीं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल करना होता है बस। यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो, नंबर, करेंसी, काउंटिंग, डेट, टाइमर, कुछ भी। ठीक है, और उसके अंदर उसके सब फॉर्मेट्स भी होते हैं। ठीक है, उसके अंदर उसके सब फॉर्मेट्स भी होते हैं। आप कस्टम फॉर्मेट बना भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कई सारे आपके पास यू कैन से जितनी भी चीजें अवेलेबल होती हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती हैं आपको। ठीक है, ये वाला होता है आइडिया लेने के लिए कि किस तरीके से हम चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ डेट एंड टाइम के फॉर्मूलास, कुछ डेट एंड टाइम के फॉर्मूलास। ठीक है,
इसके बाद हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मूलाज के ऊपर। कल करेंगे अभी से 4:30 हुए हैं अभी। मैं कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि बस अब हो गया कल करेंगे, तो मैं कह रहा कि अभी से कैसे कल करेंगे। का नाम क्या, नाम तो पता नहीं मेरे को। ठीक है, हमने डेट के फॉर्मुलाज कर लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फॉर्मुला हम करेंगे दैट इज कंडीशनल फॉर्मुलाज। के कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे विच इज कॉल्ड इफ। ठीक है, इफ का फॉर्मूला सिंपल, एक टेस्ट करता हूं मैं, लॉजिकल टेस्ट देता हूं उसका। अगर वो टेस्ट सेटिस्फाई होता है तो क्या आंसर आएगा वो देता हूं, अगर नहीं होता है तो क्या आंसर आएगा वो देता हूं। और सिंपल टर्म्स में बोलने के लिए मैं देता हूं एक कंडीशन, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है तो क्या आंसर आना चाहिए वो लिखता हूं, वरना अगर फॉल्स होती है तो क्या आएगा वो लिखता हूं। ठीक है, कैसे? सिंपल, लेट से मैंने यहाँ पे कोई एक नंबर ले लिया 32। ठीक है, यहाँ पे लगाया इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन लेट से 35, तो हम डालेंगे पास, एल्स, फेल। ठीक है, कि भाई जो मैंने ये कंडीशन दी यहाँ पे, ठीक है, अगर तो ये सही है तो पास बोल दे, अगर गलत है तो फेल बोल दे। ठीक है, इसके अंदर मैंने 32 दिया है, तो अभी की कंडीशन क्या है, सही है गलत है? गलत है, गलत होने पे क्या आएगा? फेल आएगा, फेल आ गया, फेल आएगा। ठीक है, सिंपल, दिस इज इफ। नोट कर रहे हो? नहीं नहीं, आपसे तो पूछ ही नहीं रहा मैं, पूछ मैं उससे रहा हूँ। कर रहे हो? सही फल आता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले मेरे पास आते हैं इफ के अंदर, मान लो मेरे को एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है। इफ नहीं, नेस्टेड इफ भी अभी नहीं। हाँ, अब मान लो इफ एल्स नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, इसका बेसिकली मेरे पास मान लो मेरे को दो कंडीशन चेक करनी है, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तब मेरे को पास दिखाना है वरना फेल दिखाना है। लेट्स से ये हो गए मेरे प्रैक्टिकल के मार्क्स, तो इसको मैंने लेट्स से 28 कर दिया, 30 में से है ये, और इसको मैंने कुछ 66 कर दिया। याद है हमने एक उसमें स्टूडेंट्स वाला किया था, उसमें मैंने सेव नहीं कर रखा था वो, मैंने ऐसे ही बंद कर दिया था। आप अपने में कर लो क्या, आप अपने में कर लो ना, मैं तो कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसमें अप्लाई कर लो। ठीक है, मैंने लेट से एक लिए 66, एक 28। अब आई वांट कि यार जो टोटल नहीं, तो चाहिए कि इसके अंदर 12 से ज्यादा हो, इसके अंदर 50 से ज्यादा हो, कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर, अरे थैंक यू, अभी दे गए हो, क्लास नहीं लूं मैं, फ्रीजर में रख दो। हाँ जी, तो इसके अंदर बेसिकली मेरे को दोनों कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, कि एक में ना फेल कर देते हैं उसे। लेट्स से इसमें भी 24 नंबर आए हैं, 33 35 कुछ चाहिए थे मिनिमम। ठीक है, तो व्हाट आई वांट इज कि इस वाले में ग्रेटर देन 12। ठीक है, इस वाले में तो ग्रेटर देन 12 चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए इस वाले में, लेट्स से ग्रेटर देन 35। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाले में ग्रेटर देन 35। अभी ऐसे ही वर्क नहीं करेगा, मेरे को बताना है कि दोनों कंडीशन सही होने पे पास आएगा, या दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हो जाए तब पास आएगा। ठीक है, किस तरीके से वो डिसाइड करेगा क्या आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास होते हैं दो, यू कैन से स्टेटमेंट्स या फंक्शंस कॉल्ड
एंड एंड और। एंड का मतलब क्या होता है, जब दोनों ट्रू होंगे सिर्फ उसी केस में ट्रू आएगा, वरना हर केस में आएगा फॉल्स। जब और की बात करता हूं तो जब दोनों फॉल्स होंगे उसी केस में फॉल्स आएगा, वरना हर केस में आएगा ट्रू। बात समझ आइए मेरी, बात समझ आइए मेरी, है ना। तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, मेरे को दोनों में चाहिए कि दोनों में बंदा पास हो तभी पास होगा, एंड लगाएंगे, क्योंकि एंड में दोनों जब ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा। तो मैं इसके ऊपर इफ के अंदर यहाँ पे एंड लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आया समझ, देख लो फॉर्मूला को आराम से देख लो। आ रहा है समझ, क्लियर हो रहा है। हाँ लोग कंडीशन आप आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी फॉर्मेट सेम ही रहेगा। कंडीशन आप और भी डाल सकते हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि दो पे ही वर्क करेगा, तीन चार जितने मर्जी वर्क कर सकता है एंड, ठीक है। एंड का सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि जब तक सारे ट्रू हैं वो ट्रू देगा, एक भी फॉल्स हो गया वो फॉल्स दे देगा। और के केस में जब तक सारे फॉल्स नहीं होते वो फॉल्स नहीं देगा, वो ट्रू देता रहेगा, ठीक है। 3 4 10 12 जितने मर्जी यूज करो, ठीक है, क्लियर है। हाँ, और के केस में सारे फॉल्स होने जरूरी है फॉल्स के लिए, और एंड के केस में सारे ट्रू होने जरूरी है ट्रू के लिए, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, फेल आएगा मतलब, है ना, फेल हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं और लगा दूं एंड की जगह पे, यहाँ पे एंड की जगह पे अगर मैं और लगा दूं तो क्या होगा, पास आएगा, पास, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद हम चलते हैं इफ्स के ऊपर, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस। इसके अंदर ना मेरे पास रिमेंबर वन थिंग कि जब मैं मेरे को लेट्स से आउटपुट भी अलग अलग चाहिए, अब हर एक कंडीशन ट्रू होने पे अलग आउटपुट आएगा, ठीक है, हर एक कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट अलग आएगा, मेरे को ये चाहिए, तो आई गो टू इफ्स, मैं इफ्स पे वर्क करता हूं, ठीक है। लेट्स से क्रिएट कर देते हैं उसे, है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू इफ इफ्स एंड जो ये वाली वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 25 से और बड़ी है, तो आंसर हम दे रहे हैं ए, ठीक है। सेम वैल्यू इज ग्रेटर देन लेट्स से 20, तो मैं दे रहा हूं बी, ठीक है। एंड लेट्स से अगर ग्रेटर देन 15 है तो सी, ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब और किसी केस में, मतलब इसके अलावा और कोई केस हो, जैसे पाइथन जिनको पता है तो इफ के बाद जो एल्स आता है, यहाँ पे बचे हुए सारे केसेस, मान लो सारे नंबर तो इन तीन कंडीशन में फिट नहीं होंगे, तो बचे हुए सारे केसेस को हम कुछ एक पर्टिकुलर चीज डिफाइन कर सकते हैं। वो करने के लिए व्हाट वी डू इज वी सिंपली राइट ट्रू, और फिर डी दे दिया लेट्स से, तो इससे डिफाइन हुए बचे हुए केसेस। कोई एक्सप्लेन करना चाहिए कैसे इससे बचे हुए केसेस डिफाइन हुए। मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे मैंने तीन तो कंडीशन दे दी, ठीक है, और ग्रेटर देन 25, ग्रेटर देन 20 एंड ग्रेटर देन 15, ठीक है, ये तीन कंडीशन दे दी, एबीसी डिफाइन कर दिया इसमें। उसके अलावा मैंने क्या बोला कि भाई इन तीन कंडीशन के अलावा जितने भी बचे हुए केसेस हैं, राइट, बेसिकली 15 से कम वाले, वो इसमें फॉल कर रहे हैं, उन सब पे डी आ जाएगा। मैंने टू लिखा, टू लिखने से डी आ जाएगा। टू लिखने का लॉजिक क्या था ये पूछता हूँ, कोई एक्सप्लेन कर सकता है। बट उसको क्या करता 15 से कम है, क्या फॉल्स आएगा, बाकी सारी कंडीशन फॉल्स होंगी जब
आने वाला बाकी सारी कंडीशन ट्रू होंगी। कोई इशू नहीं इसका। मतलब ठीक है, आप लोगों के आंसर्स ठीक है, बट मैं वो चीज एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमने ट्रू एग्जैक्टली लिखा क्यों है, ट्रू कर क्या रहा है यहाँ पे। ट्रू ये कर रहा है कि जब भी मैं कंडीशन की बात करता हूँ, कोई भी कंडीशन की बात करता हूँ, तो उसके आंसर या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, राइट। तो मैंने कंडीशन मेंशन ही नहीं करी, सीधा सीधा आंसर लिख दिया कि ट्रू है। ठीक है, ये जो यहाँ पे कंडीशन है ये भी रिजॉल्व होके ब्रेकडाउन हो गया ट्रू या फॉल्स में। ठीक है, मैंने कोई कंडीशन दी ही नहीं, तो बेसिकली ट्रू लिखने का मतलब हो गया कि हर केस में ट्रू तो होगा ही होगा। अब वो क्या करेगा, इसका फंक्शन एक्चुअली वर्क कैसे करता है, सबसे पहले इस कंडीशन पे जाएगा, अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो बाकियों को देखता भी नहीं है। पॉइंट, या पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बाकियों को देखेगा भी नहीं। बट अगर नहीं हुई तो सेकंड पे जाएगा, सेकंड सेटिस्फाई हो गई तो फिर इसकी पीछे की नहीं देखेगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते जब वो यहाँ पे आया तो ट्रू तो ऑब्वियस होएगा ही होएगा, ये तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, इसी को मैं अगर यहाँ पे ट्रैक कर दूं तो इसका ये आ रहा है 25 से ऊपर वाले ये थे ना। ठीक है, इफ्स लगाते हुए आपको एक चीज का क्या ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे मैंने ना हाईएस्ट जो चेक करने थे मेरे को वो सबसे पहले लिखे हैं, मतलब 25 से ऊपर वाला सबसे पहले लिखा है और 20 से ऊपर वाला बाद में लिखा है। और मैं इसको रिवर्स करता, सॉरी, हाँ, और मैं इसको रिवर्स कर देता तो 28 लेते हैं। अभी के केस में वो ए आएगा, बट 28 तो 20 से भी बड़ा है ना, तो पहली कंडीशन अगर 20 है तो फिर वो बी दे देगा। इसलिए हम सबसे हाईएस्ट कंडीशन होती है उसको सबसे पहले रखते हैं, फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, क्लियर है, इसका मतलब ही समझ आया, सिंपल। इसके बाद इस तरह से बाद में चलेंगे, मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब मान लो जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है उसे इफ एल लेते हैं। ठीक है, इफ एल का सिंपल सा काम है, वो बाकी फॉर्मूलाज को रैप करने के काम आता है। ठीक है, इफ एल मेरा बाकी फॉर्मूलाज को रैप करने के काम आता है। मतलब नॉर्मली अगर कोई फॉर्मूला मेरा एरर दे रहा है तो उसका वो एरर दिखता है, हैशटैग वैल्यू, हैशटैग कैल्क या हैशटैग नम, कोई वैल्यू एरर हो सकते हैं, राइट। इफ एरर क्या करता है कि अगर कोई एक फॉर्मूला एरर दे रहा है तो उसकी जगह पे मुझे क्या दिखाना है वो डिसाइड हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यही वाला लिया। ठीक है, इसी पे हम रैप कर देते हैं इसको। एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं, आप लगाते हैं हम इफ एरर। ठीक है, और हम वैल्यू ऊपर वाली दे देंगे, और अगर ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो एरर देता है तो व्हाट विल बी द आउटपुट, लेट्स से गॉट एन एरर, लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल है, अभी के लिए पास आ रहा है, सेम ऊपर वाली वैल्यू का आंसर दे रहा है। बट अगर ऊपर वाला फॉर्मूला कोई एरर दे दे, लेट्स से मैंने S72 लिखना ही भूल गया, ये तो एरर कॉज करेगा। एंटर किया, चेक करने ही नहीं देगा, ये वाला तो मिसिंग वाला तो करने ही नहीं देगा ना ये। काम करते हैं दिस वन, तो ए से कर ले। हाँ, यहाँ पे नेम आ रहा है, देखो मैंने क्या किया बेसिकली इसके अंदर, जो मेरे को नंबर से कंपेयर करना था उसको मैंने ए से कंपेयर कर दिया, तो दिस कॉज मी एरर, नेम एरर दिया, और नीचे गॉट लिखा आ गया। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसको यूज क्या करते हैं, तो यूज कैसे करते हैं, मैं इस वाले पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे जाके तो मैंने इफ लगाया था, इसी को मैं रैप कर दूंगा इफ एरर में। ठीक है, एंड लास्टली यहाँ पे गॉट एन एरर, क्या हो गया, अरे नहीं, ये बस एक यहाँ पे बंद होएगा ब्रैकेट, इसका बंद नहीं हुआ था ना, वट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पे कोई नंबर लिख देता हूँ, लेट्स से 12 लिख दिया मैंने यहाँ पे भी। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो हैशटैग नेम एरर दिखा रहा था
वो नहीं आएगा, उसकी जगह पे गोल्डन एरर दिखाएगा वो हमेशा। दिस इज इफ एरर। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? यस, यस सर। ठीक है, इफ एरर समझ में नहीं आया? सिंपल सा है, आपने जब भी कोई फॉर्मूला लगाया, तेरा चांसेस की वो फॉर्मूला मेरे को एरर दे दे, और मैं उस पूरे फॉर्मूला को एक इफ एरर में रैप कर देता हूँ। सिंपल से, सिंपल से काम है उसका। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? डाउट आ रहा है? आदर डाउट आ रहा है? क्या हो रहा है बताओ? देखो, इसमें ना एक काम करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं, थोड़ा सिंपल फॉर्मूला लेते हैं, इतने तो कॉम्प्लेक्स में समझ नहीं आएगा अच्छे से। तो एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला लिया, इक्वल टू सम लगाया मैंने, और लेट्स से कुछ भी एक रैंडम चीज सिलेक्ट कर लेते हैं, ये और ये सिलेक्ट कर लिया, ये तो वो तो ऑटोमेटिकली हटा देगा ना उसे। सॉरी, नहीं नहीं, एक ऑटोमेटिकली हटा देगा ना, एरर कॉज ही नहीं करने देगा उसे। तो एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया बेसिकली, इसमें से ये भी हटा देते हैं, इसकी भी दे देंगे। ठीक है, मैं 28 और ए को ऐड करने का ट्राई किया, इट इज बाय डिफॉल्ट गिविंग मी एरर। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं पूरे सम को इफ एरर के अंदर रैप कर दूं, तो मैं इसके आगे लगा दूं इफ एरर। ठीक है, और जो सम वाला फॉर्मूला है, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये सम वाला फॉर्मूला मेरे को एरर कॉज करता है, तो एरर दिखाने की जगह पे एक पर्टिकुलर मैसेज दिखा दो, कौन सा, ये दिखा दो, कोड एरर। समझ आया कि भाई जो पहले फॉर्मूला लिखा है मैंने, अगर वो आंसर दे रहा है तो आंसर ले लो, वरना गॉट एन एरर दिखाओ इंस्टेड ऑफ शोइंग एरर, यहाँ पे गॉट एन एरर आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? विदाउट विदाउट नहीं है? क्लियर है? ठीक है, एक काम करते हैं, आज के लिए फॉर्मूलाज वगैरह यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद अभी तो वैसे मतलब काफी सारे फॉर्मूलाज बचे हैं। ठीक है, इसके अलावा सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, उसके अलावा सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स, तो ये बचता है। अच्छा हाँ, आपकी क्लासेस कल की आपकी छुट्टी रहेगी, मतलब टेक्निकल वाले पार्ट की, जो ये ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो तो पूछना आगे, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे भी। ठीक है, मंडे तक ऑफ रहेगा टेक्निकल वाले का। हाँ, फिर आपका फ्रॉम नेक्स्ट वीक से, आपके नेक्स्ट वीक से ट्यूसडे टू फ्राइडे क्लासेस हुआ करेंगी। हाँ, एंड सैटरडे संडे मंडे ऑफ रहा करेगा, सैटरडे संडे मंडे। नहीं मतलब अब चाहो तो वीकेंड पे आ सकते हो, वीकेंड में मैं तो अवेलेबल रहता ही हूँ। क्लास नहीं होगी, डाउट्स वगैरह आप आराम से लेने आना, कोई इशू नहीं है, डाउट्स वगैरह हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अरे वो, अरे तुम्हें एक असाइनमेंट भेज देता हूँ, वो कर लेना पीछे बैठ के आराम से। कौन सा क्वेश्चन? ये पूछो, कौन सा क्वेश्चन? असाइनमेंट वाला है जो सर ने दिया हुआ है, मेरे पास भी वही खुला हुआ है, बताओ कौन सी पे है। यहाँ पे
क्या? वो मैं कर दूंगा, मेरे लैपटॉप में है, लैपटॉप से वाला खोल के मैं कर दूंगा। 29। फाइंड एवरेज रेवेन्यू पर स्टूडेंट। और डेटा देखने दो एक बार। डेटा में स्टूडेंट्स की मल्टीपल एंट्रीज भी हैं क्या? चेक किया था स्टूडेंट्स के नाम में डुप्लीकेट्स हैं क्या? नहीं नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि और एवरेज रेवेन्यू पर स्टूडेंट निकालने के लिए हमें ये हो सकता है ना कि एक स्टूडेंट ने मल्टीपल कोर्सेज में भी एनरोल किया हो, उसने एक किया फिर कोई दूसरा कोर्स कर लिया। गेटिंग अ पॉइंट? तो एवरेज रेवेन्यू उसका वहां से निकल जाएगा। बट पर स्टूडेंट जब तक रिपीटेशन नहीं है तो तब तक सेंस नहीं बनाएगा ना। रिपीटेशन है बट स्टूडेंट आईडी तो अलग है। तो मतलब बेसिकली दो अलग अलग बंदे हैं सेम नाम के, तो उसको हम एवरेज रेवेन्यू पर स्टूडेंट तो नहीं निकालेंगे ना उस पे। गेटिंग अ पॉइंट? तो ठीक है, आप इसको मॉडिफाई कर लो, एक काम करो, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लो और एवरेज रेवेन्यू पर लीड सोर्स कर लो। क्वेश्चन नंबर 29 में जो एवरेज रेवेन्यू पर स्टूडेंट है ना, उसको एवरेज रेवेन्यू पर लीड सोर्स कर लो। ठीक है, ये है ना पर स्टूडेंट, इसको पर लीड सोर्स। अब तो हो जाएगा, अब हो जाएगा। और बताओ क्या डाउट है, क्या हो गया? अच्छा अच्छा, और कोई डाउट है इसमें? ठीक है, फिर क्लास एंड करें। सारे सो रहे थे एकदम से, सबका यस आया है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। नहीं, मैं तो हूँ यहाँ पे। अच्छा, एट क्वेश्चन। हाँ जी। फाइंड एवरेज अटेंडेंस परसेंटेज। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? किसमें? एवरेज अटेंडेंस मतलब लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। हाँ, एवरेज निकालना है क्या? एवरेज निकालना है, हाँ। एवरेज परसेंटेज निकालनी है, राउंड ऑफ लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, मर्जी है। इक्वल टू एवरेज, और जो अटेंडेंस परसेंटेज वाला कॉलम है सिलेक्ट कर दो पूरे को। डेटा में कन्वर्ट कर ही दिया था उसे हमने और टेबल में। फाइंड प्लेसमेंट परसेंटेज। इसमें आपको जो स्टूडेंट्स है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, प्लेस कौन कितने हुए और अनप्लेस्ड या पेंडिंग क्या है दूसरा, नॉन प्लेस्ड है। हमें प्लेसमेंट की निकालनी है ना। हाँ, तो सिंपल प्लेस वालों को फाइंड कर लो काउंट इफ करके। सॉरी, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता इसका, आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट इफ करके, दोनों सेपरेट करने की नहीं है, काउंट इफ करके जहां पे प्लेस्ड है उसको काउंट कर लो। ठीक है, अपॉन नॉर्मल काउंट लगा के टोटल निकाल लो, डिवाइड कर दिया तो आपका एवरेज आ गया। इंटू 100 कर लोगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। जाना है जा सकते हो, ठीक है। उससे इसी के में बैठे थे। अच्छा अच्छा।
और कुछ है भाई? और कुछ डाउट्स? क्लियर है? क्लियर चीजें? चलिए ठीक है।